हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MCA 024 BCA का एक सब्जेक्ट है जिसका नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा प्रोग्रामिंग। ब्लॉक 1 इसका कवर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा। इसमें हम यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ चुके हैं। यूनिट 3 का हम ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू जावा, और इसमें हमने देखा था किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं जावा में और एप्लेट में। ठीक है, और यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स भी हम पढ़ चुके हैं पूरा। आज हम पढ़ने वाले हैं जावा के ऑपरेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा जावा का ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हमने जावा के कुछ 7 ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑपरेटर्स, अदर ऑपरेटर्स। ठीक है, जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा बाइनरी, एक होता है हमारा यूनरी। ठीक है, बाइनरी में क्या होता है, जब हम किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में किसी भी ऑपरेटर को लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा ये बाइनरी मतलब अर्थमेटिक का बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, और यूनरी होता है जब हम सिंगल ऑपरेंड के बीच में किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो। ठीक है, इसी तरह से अभी हम इसको फुल्ली डिस्कस करते हैं किस किस तरह का होता है ये। तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अर्थमेटिक जैसे कि हम मैथ्स में भी पढ़ते आए हैं, क्या होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये मॉड्यूल से आप न्यू आएगा, ये मॉड्यूल हमारा इसमें नया है। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी, जैसे हम अपना करते आ रहे हैं कि a की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पर a प्लस बी की जगह पे आप 2 प्लस 3 लिख सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5। इस तरह से हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर की बात हो रही है कि ये जो हमारा ए है, ठीक है, ए और बी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं, और ये बीच में जो लगा हुआ है प्लस का सिंबल, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम करेंगे ए और बी को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एड्स ए एंड बी। उसके बाद माइनस भी कर लेंगे हम। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ए को सब्ट्रैक्ट करना है बी में से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जो स्टार का सिंबल होता है ना, ऐसा कुछ बना होता है ये। ठीक है, ये हमारा स्टार का सिंबल क्या होता है, मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है ये डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए को बी से डिवाइड करना है तो इस तरह से, तो हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। मतलब कि अगर मुझे 6 को डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ पर हम इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जब मुझे इसका रिमाइंडर देखना है, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ क्वोशंट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा। जैसे आप 6 और 4 को डिवाइड करें ना, तो 6 अंदर और 4 बाहर। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 और इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो जो ये रिमाइंडर आया ना, ये जो आपको मॉड्यूल दिख रहा है, ठीक है, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, हाँ मॉडुलस बोलते हैं। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना, 6 को अंदर और 4 को बाहर, तो जो रिमाइंडर आया है, ठीक है, इसमें जब हम यूज करेंगे तो ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में बाइनरी ऑपरेटर्स में सिर्फ यही आते हैं। उसके बाद है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे कि अगर हमें कोई वैल्यू ना प्लस प्लस करनी है, ठीक है, जिसमें हम देखो क्या होता है, जैसे अगर मैंने ना किसी वैल्यू को a इक्वल्स टू 1 दे दिया, ठीक है, a की वैल्यू जो है वो इनिशलाइज कर दी, a की वैल्यू 1। ठीक है, लेकिन जब मैं b कर रही हूँ, b इक्वल्स टू a प्लस प्लस, तो a प्लस प्लस में क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, a को पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब कि ये बाद में होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि b क्या होल्ड करके रखा है, अभी तक b ने 1 होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन a के पास क्या है, 2 हो गया है। क्यों, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से इसको यूज करते हैं। मतलब b की ये क्या होगा कि आपने 1 1 दिया, ठीक है, लेकिन जब आपने इस वैल्यू को b में डाला, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा कि b की वैल्यू जो है वो अभी 1 ही रहने वाली है, लेकिन a की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट में भी यही होता है कि हम ये वैल्यू को माइनस करेंगे बाद में, जैसे कि a हमने किया 1, ठीक है, b इक्वल्स टू a माइनस माइनस। जब हम इनका ना प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो हमें आराम से समझ में आने वाला है कि ये क्या है, पर फिर भी हमें थ्योरी में थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस किस तरह से हम किसको पढ़ने वाले हैं, पता चल जाता है क्या क्या है। ठीक है, तो b विल बी होल्ड 1, b ने क्या होल्ड किया है, 1 होल्ड किया, लेकिन a की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि हमने इंक्रीमेंट इसका डिक्रीमेंट कर दिया। अब प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि a की वैल्यू 1 है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपने प्री कर दिया, पहले ही कर दिया
कि प्लस प्लस ए हो जाए, तो बी की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, लेकिन ए विल बी होल्ड 2। ए और बी दोनों ही होल्ड क्या कर रहे हैं 2 होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। इसके अंदर क्या था कि बी की वैल्यू 1 ही रहने वाली थी, बी की वैल्यू 1 ही थी, लेकिन ए की वैल्यू 2 हो गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दोनों में एक साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है कि a इक्वल्स टू 1 है और b इक्वल्स टू आपने माइनस माइनस 1 कर दिया, तो b ने क्या होल्ड किया 0 होल्ड किया, ठीक है, लेकिन a ने क्या होल्ड किया, उसने भी 0 होल्ड किया, ठीक है। तो ये होता है हमारा अर्थमेटिक यूनरी ऑपरेटर, जो हम एक ऑपरेंट के अंदर लगाते हैं, जैसे कि सिर्फ a ही है ना, ठीक है, a के अंदर तो आप इसको यूज करिए, कोई दूसरा ऑपरेंट तो नहीं लगाया हुआ ना, b नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा अर्थमेटिक यूनरी ऑपरेटर। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं कि जब हम किसी वैल्यू को किसी में असाइन करते हैं, जैसे कि देखो a प्लस 1, यहाँ पर देखो ऑपरेटर दिया हुआ है, ये हमारे ऑपरेंट्स है, ठीक है। तो a प्लस इक्वल्स टू b, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाए है प्लस a और b, ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट है इसके। तो यहाँ पर क्या है माइनस इक्वल्स टू, तो माइनस a की वैल्यू क्या हो जाए a माइनस बी, ऐसी मल्टीप्लाई में होगा, ऐसे डिवाइड में भी होगा, और मॉड्यूल्स में भी यही होगा कि a इक्वल्स टू क्या हो जाए a और b का मॉड्यूल, मतलब जो रिमाइंडर बचने वाला है वो। a की वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहीं पर हमने क्या कर दिया इनिशियलाइज कर दिया कि a की वैल्यू ये होनी चाहिए, हम जो इसके अंदर ऑपरेंट लगा रहे हैं वो प्रोसेस करने के बाद में, ठीक है। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद आगे चलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि दो वैल्यू जैसे कि a और b दी हुई है, उसके अंदर हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू ये सब कुछ बता रहे हैं, तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होता है कि मतलब हम दो ऑपरेंट्स के बीच में क्या बता रहे हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। कि यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर ना ये जो रिलेशनल बताता है, रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है या तो ट्रू में या फिर फॉल्स बताएगा, ठीक है, कि या तो कोई वैल्यू ट्रू होने वाली है या फिर फॉल्स होने वाली है। तो अगर मान लो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न करने वाला है 7 जो है वो ग्रेटर देन 6 है ना, हाँ भाई ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 6 हो जाए और यहाँ पर 7 हो जाए तो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा इसमें होता है कि अगर यहाँ पर 5 है मान लो और यहाँ पर 6 है, तो आपको पता है क्या रिटर्न करने वाला है, 5 क्या 6 से छोटा है नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स, ना ही तो इसके इक्वल है और ना ही इससे छोटा है ना। तो इस तरह से हम भी इस तरह से इसमें भी करते हैं, ये हमारा लेस देन का साइन होता है, तो a जो है वो लेस देन है b से। अगर मान लो यहाँ पर भी अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 और 7, ठीक है, तो आप देख सकते हो 6 जो है वो b 6 a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 7 दे दी, तो क्या 6 जो है वो 7 से छोटा है, हाँ भाई 6 7 से छोटा है, तो ये क्या करेगा ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरह से ही बताते हैं ये हमारा नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है, हमारा इक्वल इक्वल्स टू बताता है, यहाँ पर हमारा लेस देन इक्वल्स टू बताता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर में क्या होता है, ये हमारे होते हैं कंडीशनल एंड। इफ मतलब जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं ना, जैसे कि अभी हम आगे अपनी वीडियोस में देखेंगे, जब इफ है, इफ एल्स कंडीशन का हम यूज करेंगे, जैसे कि यूजर से कोई प्रिंट मतलब इनपुट लेना है, फिर उसके अंदर यूज कैसे करना है, तो उसके अंदर आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। वैसे फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं उसके लिए। तो इफ a एंड b बोथ आर ट्रू, अगर दोनों ही ट्रू हैं, मतलब कि कोई कंडीशन दी है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर a की वैल्यू जो है अगर 4 है, ग्रेटर देन 4 है, एंड b जो है लेस देन इक्वल्स टू है 10 के, विल इक्विवेलेंट टू ट्रू इफ a इज ग्रेटर देन 4। अगर जब भी ये ट्रू होगी जब a की वैल्यू 4 हो और b की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 हो, मतलब कि अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही हैं तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, तभी ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करने वाला है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू में से एक भी फॉल हो रही है, मतलब कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए 5 हो जाए, a की वैल्यू मान लो कि a की वैल्यू जो है 3 हो जाए, लेस देन हो जाए इससे 4 से, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये फॉल्स रिटर्न करने वाला है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो दोनों की देखी जाती है कि दोनों की वैल्यू अगर ट्रू हो रही होंगी तभी इस वैल्यू में
इसमें क्या आएगा आंसर, ट्रू प्रेजेंट होगा, रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कंडीशनल और है, तो सेम इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो रही है, मतलब कि अगर इन दोनों कंडीशन में, ये दो कंडीशन लगाई ना हमने, तो यहाँ पर क्या है, ए जो है वो ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 4 हो जाए और यहाँ पर है ए जो है लेस देन 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम मान लेते हैं ए की वैल्यू लेस देन 9 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न करने वाला है कि ए की वैल्यू हमने बताई कि लेस देन नहीं 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 सॉरी, एज यहाँ पर हमने 11 मान लिया। ठीक है, तभी तो ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में से एक भी ट्रू होना चाहिए, तो ये तो फॉल्स हो गई, यहाँ पर ये फॉल्स हो गई, लेकिन ये वाली ट्रू हो गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ट्रू प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं चेक होती, दोनों में से अगर एक भी ट्रू आ रही है ना, तो वो ट्रू देगा रिजल्ट में। ठीक है, अगर दोनों में से दोनों ही फॉल्स है तभी फॉल्स देगा, अदरवाइज ये ट्रू ही रिजल्ट करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर है नॉट। बुलियन नॉट में क्या होता है, इफ ए इज ट्रू, अगर ए जो है वो ट्रू है, द रिजल्ट इज फॉल्स। ठीक है, ए जो ट्रू है तो वो क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। इफ ए इज फॉल्स, अगर फॉल्स होगा तो इसमें क्या होता है, नॉट ए। ठीक है, मतलब कि अगर ए, मतलब ए की वैल्यू ट्रू आ रही है, ठीक है, तो क्या फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर ए की वैल्यू फॉल्स आ रही है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये अपोजिट चलता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर सिर्फ एंड यानी कि ए और बी में देखा जाएगा, अगर बोथ आर ट्रू तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और में क्या होता है, बुलियन और में क्या होता है कि एक भी ट्रू आ रहा है दोनों में से, तो क्या होगा, ट्रू आएगा। बुलियन एक्स और में क्या होता है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इफ ए इज ट्रू, अगर ए ट्रू है बी इज फॉल्स। ठीक है, एंड बी इज फॉल्स, ए ट्रू है और बी फॉल्स है, द रिजल्ट इज ट्रू, बी रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू। इफ ए इज फॉल्स, ठीक है, एंड बी इज ट्रू, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, अदरवाइज द रिजल्ट इज फॉल्स। तो यानी कि अगर जब दोनों कंडीशन ट्रू होने वाली है तब भी रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होने वाली है तब भी रिजल्ट फॉल्स ही आने वाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि मतलब बोथ आर इक्विवेलेंट बिफोर द टेस्ट। तो आई होप कि आपको बुलियन ऑपरेटर समझ में आ गया होगा किस तरह से होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर मतलब आप सबको पता है कि जो इसके अंदर क्या होता है कि जो इंट में कोई वैल्यू होगी ना, मतलब इंटीजर में कोई वैल्यू होगी, सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करेगा ये, क्योंकि ये क्या करता है, सब वैल्यूज को क्या करता है, सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, उसी के बाद में ही अपने टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये हमारा क्या होता है, राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट को याद करने का क्या तरीका है, मतलब राइट शिफ्ट है ये। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इसने क्या बोला है, शिफ्ट बिट्स of A right by distance B, 0 is introduced to be more significant। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ देखो ये कह रहा है कि एक से ये जो 42 है वो क्या होगा, एक से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। जब ये राइट में शिफ्ट होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 0 1 0 0 1। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं राइट शिफ्ट के लिए। देखो मान लो कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 1 0 1 0। ठीक है, ये क्या होता है, 10 का बाइनरी है। ठीक है, 10 को हमने बाइनरी में प्रेजेंट किया है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास एक नंबर, इसने बोला कि राइट शिफ्ट कर दो। ठीक है, एक से इसको राइट में शिफ्ट कर दो, तो ये क्या होगा, इसको राइट में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से, मतलब कि इधर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, और इसकी जगह पे 1 की जगह पे 0, ये वैल्यू क्या होगी, आपकी राइट में शिफ्ट हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, ये वैल्यू आपकी राइट में शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 आने वाला है और यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये होता है हमारे पास 5।
ठीक है, ये वैल्यूज जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप, जब आपने राइट शिफ्ट करना है तो वैल्यू क्या होगी, राइट में शिफ्ट हो जाएगी। जब आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आपको क्या करना है, जैसे कि अगर मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं 0011, ठीक है, वो किसका बाइनरी होता है, 3 का बाइनरी होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो बस इस तरह से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 0 1 1 0, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये किसका हो जाएगा, बाइनरी का। यहाँ पर क्या हो रहा है, चीजें घट रही हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है राइट शिफ्ट अनसाइंड शिफ्ट ए टू बी राइट बाय बी बिट लोअर ऑर्डर बिट आर लॉस्ट, जीरोस फिल इन द लेफ्ट बिट, और जो लेफ्ट बिट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, 0 फिल हो जाएगा। बस आपको यही 2 ऑपरेटर ध्यान रखने हैं, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ये ना एग्जाम मतलब आते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट होता है, अब देखो द बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट चेंज द बिट 1 को 0 में और 0 को 1 में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 43 का बाइनरी दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 0 था, ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो 0 को 1 में और 1 को 0 में, यहाँ पर 1 था तो इसको 0 में कर दिया, 1 को 0 में, 0 था 1 में कर दिया, 1 को 0 में, 0 1 0, मतलब जो ऊपर दे रखा था उसको क्या कर दिया इन्होंने, चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, जहां पर 0 था वहां पर 1 कर दिया, और जहां पर 1 था उसको 0 में चेंज कर दिया। तो आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम बिट वाइज एंड पे। बिट वाइज एंड क्या करता है, देखो यहाँ पर इन्होंने किया है कि बिटवाइज एंड मतलब क्या है, कि जब हमारे पास कोई वैल्यू, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ इसको। बिटवाइज एंड क्या करता है, जैसे कि हमारी कोई वैल्यू है, x में हमें दिया हुआ है, x और y में, मतलब लिख लिया हमने ऐसे करके। तो अगर 0 होगा दोनों में, दोनों ही 0 हो रही हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। ठीक है, और अगर 0 और 1 है तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर 1 है 0 है तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। और दोनों ही 1 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं इसके अंदर। देखो ये क्या है, एक 1 है और एक 0 है, तो आप इसमें देखो एक 1 है और एक 0 है, तो क्या आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है तो 0 आया, लेकिन दोनों में 1 है तो 1 आया, ऊपर 1 0 है और नीचे 1 है। मतलब एक, जब दोनों ही ट्रू होंगी ना, मतलब 0 0 आएगा तो 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा हमारे पास, 0 ही रिटर्न होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम करते हैं। उसके बाद है बिटवाइज और। तो बिटवाइज और में आपको क्या ध्यान रखना है, कि जब दोनों वैल्यू 0 होने वाली है तो 0 आएगा। ठीक है, अगर एक भी ट्रू हो गई, ठीक है, एक भी ट्रू हो गई तो क्या आएगा, जैसे ये हो गया हमारे पास, और दोनों में ही 1 1 होगा तो भी 1 आएगा। तो आपको ये टेबल ना याद रखनी है जब आप बिटवाइज ऑपरेटर कर रहे हो, तो इसकी वजह से आप ढंग से कर पाओगे। जैसे अब यहाँ पर देखो एक में भी 1 है तो यहाँ पर 1 ले आओ, 1 1 1 हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 1 1 हो जाएगा, और 1 0 1 हो जाएगा, और जहाँ पर 0 0 हो गए बस वहीं पे 0 होंगे, और बाकी सब में क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। तो अब आगे चलते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पर इंस्टांस ऑफ लिखा हुआ है, इंस्टांस ऑफ इस तरह से यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल ए का इंस्टांस ऑफ है बी, तो रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। न्यू में क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल न्यू ए, in this a is either call to a constructor or an array specification। उसके बाद है हमारे पास ये डॉट का यूज करते हैं, जिसको हम क्लास एक्सेस बोलते हैं। मतलब जब हम इसका ना प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको एक एक चीज ढंग से समझ में आएगी कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी यूज फॉर फील्ड एक्सेस फॉर
ऑब्जेक्ट ए एंड ए और बी का अगर ऐसे मेथड बना दिया तो ये क्या हो गया, मेथड एक्सेस फॉर ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए का जो मेथड है वो यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। उसके बाद है मेथड इन्वोकेशन। फॉर एग्जांपल ए का पैरामीटर में कुछ दे रखा है और डिक्लेरेशन और कॉल द मेथड नेम ए विद द स्पेसिफाइड पैरामीटर। फिर टाइप ऑब्जेक्ट कास्ट। ठीक है, टाइप ए जो है इन एग्जाम्पल, फिर ऑपरेटर कोस्ट कन्वर्ट ए टू स्पेसिफाइड टाइप एन एक्सेप्शन while with thrown if the type of A is incompatible with specified type in this can be object और parameter data type। यहाँ पर क्या होता है, parameter data type बताता है कि किस टाइप का है। ठीक है, ये बताता है int है या फिर float है, ये बताता है यहाँ पर। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे। लास्ट हमारा बचता है अदर ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटर दिए हुए हैं और उसके बाद में यहाँ पर हमें बताया गया है। देखो, इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है a इज ट्रू, अगर a की वैल्यू ट्रू होगी तो रिटर्न हो जाए b। ठीक है, अदरवाइज क्या रिटर्न हो c। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है टाइप, ये हमारे पास इस तरह से है। डिक्लेरेशन एन एरे, यहाँ पर क्या होता है, किसी अननोन मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया एक एरे विच कंटेन टाइप एलिमेंट, जिसमें क्या होगा, एक टाइप एलिमेंट जो है वो कंटेन किया हुआ है। अब क्रिएट कर दिया यहाँ पर एरे क्रिएट कर दिया, मस्ट बी यूज अ न्यू ऑपरेटर। ठीक है, ए एलिमेंट, यहाँ पर क्या है, हमने एलिमेंट बता दिया, लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक्सेस द एलिमेंट एट इंडेक्स बी विद इन द एरे ए। एरे ए के साथ में हमने इंडेक्स बी दे दिया। इंडिकेट बीइंग 0, अगर यहाँ पर मैं कोई दूसरा ऑपरेटर दे दूँ, मतलब एक और दे दूँ, यहाँ पर सी डाल दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये होता है, इसकी लेंथ बताता है -1। ठीक है, हम यहाँ पर दे सकते हैं कि मान लो अगर मैं ऑपरेटर डिक्लेयर कर रही हूँ, ये ऑपरेटर डिक्लेयर करने के लिए होता है कि हम डिफाइन कर देते हैं कि हमने ये वाला ऑपरेटर लिया है और इतना इतना ये है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक ऑपरेटर बनाते हो, ठीक है, सॉरी एरे बनाते हो, तो यहाँ पर आप डिफाइन करोगे ना कि आपने अपने एरे में कितने साइज का आपका एरे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 6 लिखा है तो इसका मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 तक होंगे, तभी ये क्या हो जाएंगे, 6 एलिमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर आप 6 डिक्लेयर कर रहे हो तो यहाँ तक कितने आएंगे, यहाँ पर 5 आएंगे, लेकिन ये अगर जब इनको गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, इस तरह से होता है ये। उसके बाद प्लस है, देखो द बाइनरी ऑपरेटर कॉन्केटेनेट 1, जब हम बाइनरी ऑपरेटर जब यूज करते हैं ऑन स्ट्रिंग के ऊपर टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है स्ट्रिंग, हमने पहले बता दिया ये है स्ट्रिंग 1, फिर स्ट्रिंग 2 ये है, स्ट्रिंग 3 ये है। तो रिजल्ट में हमने क्या किया, रिजल्ट में देखो यहाँ पर स्ट्रिंग 3 में कर दिया इन्होंने स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को प्लस कर दिया। तो यहाँ पर क्या था, IG और इसमें था NOU। तो यहाँ पर इसने क्या किया, रिजल्ट इन स्ट्रिंग 3 होल्डिंग इग्नू। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पर दोनों को ही ऐड कर दिया। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, कॉन्केटेनेट हो जाएगा, मतलब दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अदर ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा यूनिट 3 जो है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।